नमस्कार। मैं कमल आपके साथ और पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के युग में, भारतीय जनता पार्टी के युग में, मध्यम वर्ग होना एक गरीबी के वीआईपी सेक्शन में होने जैसा है। ये हर चीज़ का भुगतान करते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं मिलता। फिर भी इनको ये लगातार याद दिलाया जाता है कि इनको आईटीआर भरना है, वरना ये इनकम टैक्स की रडार में आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक खुद का सुखमय जीवन पाने के लिए इनके पास जीवन ही कम पड़ जाता है। ये कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, गरीबों से ज़्यादा संघर्ष करते हैं, महंगी से महंगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स, सब्सिडीज़ में अपना योगदान देते हैं एक टैक्स के रूप में, लेकिन फिर भी इन्हें अदृश्य कर दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो गड्ढों में जागते हैं, प्रदूषण में सांस लेते हैं। ये सब करते हुए भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, फ्री राशन स्कीम्स और मोदी और जयशंकर जैसे मिनिस्टरों की मुफ्त और महंगी से महंगी हवाई यात्राओं को भी फाइनेंस करते हैं एक टैक्स के रूप में। सरकार इन्हें अर्थव्यवस्था का इंजन तो कहती है, लेकिन ये सिर्फ एक सिस्टम के एटीएम की मशीन की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। कैश इन कैश आउट। जहाँ तक कैश इन की बात आती है तो वो तो भूल ही जाइए, भाजपा सरकार में पॉसिबल ही नहीं है। कैश आउट की बात आती है तो भाजपा सरकार को पता है इन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। भारत में मध्यम वर्ग होने के बोझ, स्ट्रगल और विडम्बना के बारे में एक प्रैक्टिकल बात तो बनती ही है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो मिडिल क्लास एक साइलेंट वर्कफोर्स बने रहेंगे और ज़िंदगी भर पिसते रहेंगे। भारत का मध्यम वर्ग किस तरह से पीड़ित है और उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग पर क्या असर पड़ रहा है, आइए देखते हैं। भारत में एक ऑर्डिनरी मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी कमाई, खर्च और सेविंग्स पर लगभग हर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, लोन्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बोझ से दबा जा रहा है। सबसे पहली मार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम टैक्स की मार। सैलरीड हो तो टीडीएस की मार, सैलरी पे कंपलसरी प्रोफेशनल टैक्स की मार, ग्रॉसरी खरीदनी है तो जीएसटी की मार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े, जूते, घड़ी, सॉक्स इत्यादि पर जीएसटी की मार, प्रॉपर्टी है तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की मार, लोन लिया है तो ईएमआई और इंटरेस्ट की मार। सरकारी स्कूल तो अब बचे ही नहीं, इसलिए महंगे स्कूल को डोनेशन, स्कूल की फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, स्कूल बस और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ की मार, प्लस उन पे लगे जीएसटी की मार। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत देखते हुए 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेके इलाज, दवाइयों से लेके सस्ते वाले महंगे रूम की मार। अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो प्रीमियम पर 18% जीएसटी की मार। गाड़ी लेने को सोच रहे हैं तो गाड़ी लेने से पहले जीएसटी, सेस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस की मार। गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप पर भारी पेट्रोल और डीजल पर लगाए हुए 3 गुना लगान की मार। गाड़ी में लंबी यात्रा की सोच रहे हैं तो टोल टैक्स की मार, जबकि रोड टैक्स आपसे ऑलरेडी ले लिया जाता है जब आप गाड़ी लेने जाते हैं। किसी संपत्ति या स्टॉक को खरीदने से लेकर बेचने तक की कैपिटल गेन टैक्स की मार, इत्यादि इत्यादि। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। क्या आप जानते हैं सुहाना खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जैसी दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी पे नहीं करती। ये कुछ एकड़ जमीन खरीद कर खुद को किसान घोषित कर देते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज फार्मर। और आप तो जानते ही हैं, भारत में फार्मर पे कोई टैक्स नहीं लगता और अपनी इनकम फार्मर की इनकम बता के जीरो टैक्स का आनंद लेते हैं। ये ज़िंदगी भर ऐश करते हैं। इनमें से कुछ क्रिकेटर्स भी हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं। स्ट्रेंज है ना, हाउ दे सेव देयर टैक्स। लेकिन एक मध्यम वर्ग पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी ज़िंदगी घिस घिस कर जीते हैं। वे ये जानने की और पूछने की भी चिंता नहीं करते, तकलीफ नहीं उठाते कि इनका टैक्स आखिर जाता कहाँ है। मिडिल क्लास टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस और सिविक कम्युनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की बजाय कई नॉन एसेंशियल चीज़ों में खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या हमें हमारे टैक्स के बदले वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके हम हकदार हैं? बिल्कुल नहीं सर। मिडिल क्लास टैक्स पेयर का पैसा जाता है 80 करोड़ लोगों के मुफ्त रेवड़ी पर, जो पिछले कई सालों से मोदी सरकार मुफ्त राशन के नाम पे बांट रही है। 20,000 करोड़ के बनाए गए इस नए संसद के खर्चे में, मोदी के 8,000 करोड़ महंगे और विशाल हवाई जहाज में, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी पत्नी को $20,000 मतलब कि 17,11,174 रुपये का 7.5 कैरेट सिंथेटिक डायमंड गिफ्ट करने में। जबकि हमारे देश में एक मिडिल क्लास वुमेन सोना को जो बहुत ही सेक्रेड ज्वेलरी मानी जाती है, उसे वो उधार पर रख रही है। यहाँ तक कि अपने मंगलसूत्र भी गिरवी पर रख रही है। सिबिल रिपोर्ट 2024-2025 के अनुसार महिलाओं को दिए जाने वाले सभी लोन में से लगभग 40% तो गोल्ड लोन ही है और अपने आभूषणों को गिरवी रखने के लिए मजबूर महिलाओं की संख्या में केवल 5 सालों में 22% से अधिक की वृद्धि हुई है।
हमारा टैक्स ऐसे ठेकेदार और अधिकारियों की जेब में जाता है जो कच्ची सड़कें, कच्चा ब्रिज, कच्चा फ्लाईओवर को बनाने में एक्सपर्ट है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स और कई पॉलिटिकल लीडर्स को मिलने वाली मुफ्त सेवाएं, जैसे कि पॉश एरिया में मुफ्त बंगला, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, मुफ्त बिजली, ड्राइवर, नौकर चाकर, प्लस सैलरी और कमीशन देने में। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने इनको मिलने वाले वेतन और सुविधाओं में और बढ़त की है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, अनिल अंबानी के कई भारी लोन को माफ कर दिया जाता है। देश में ट्रैफिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन और खराब नागरिक सुविधाओं की भरमार है। स्वच्छ हवा, साफ पानी, बेहतर सड़कें और सुरक्षित जीवन जैसी कई बुनियादी सुविधाएं आम नागरिकों के लिए एक सपना ही बनकर रह गई है। फिर भी हमसे समय पर टैक्स चुकाने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उम्मीद की जाती रहती है। वेतन वृद्धि मतलब सैलरी ग्रोथ सिर्फ एक मजाक है। इसलिए चाहे आपका वेतन बढ़े या ना बढ़े, आपके खर्चों में हर साल 50% की वृद्धि तो मिलती रहेगी। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी सौरव मुखर्जी का कहना है कि आयकर डेटा के अनुसार पिछले एक दशक से मध्यम वर्ग की आय लगभग 1.05 मिलियन रुपए मतलब 10 लाख रुपए के आसपास सालाना पर स्थिर बनी हुई है। वे आगे इस बात पर जोर देते हैं कि एडजस्टेड इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में मध्यम वर्ग की इनकम प्रभावी रूप से आधी हो गई है। यह एक बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों को अपने डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए डेट एक्यूमुलेशन में ग्रोथ की ओर लिए जा रही है। Salaries, earnings, right? As per the IT data, income tax data, middle class earnings have stagnated at around 10.5 lakhs per year for the last 10 years. Real terms, mein, middle class incomes have halved in the last 10 years, right? Massive issue, right? You can imagine, right? What it does. People want to live a better life, but real terms में, मतलब inflation adjusted terms में, कमाई आधी हो गई है. That means the middle class has had to load up on a lot of debt, right? 5 to 10% of middle class India is in a debt trap. Now, what is a debt trap? A debt trap is when people with modest incomes have taken on multiple loans which they're never going to be able to repay. Data from the RBI shows a quarter of borrowers have credit cards plus personal loans plus another high ticket loan. And finally, data from Civil is showing that 45% of borrowers are subprime. These are the poorer borrowers. And as I said a few minutes ago, for these borrowers, half of their borrowing is to finance day-to-day consumption. So अगर ये numbers को multiply करें तो करीबन 5 to 10% middle class India is in debt trap. They are not going to be able to repay their loans in full, and if anything, with each passing year, the situation is going to get worse. मोदी सरकार के दौर में एक मिडिल क्लास की इनकम कितने पीछे हो गई है इस वीडियो से पता चलता है। There's certainly a very analytical, interesting piece in the Times of India today, and this pertains to India's middle class. Mr. Modi has done for them what 13 prime ministers could not. You heard that right. Mr. Modi has taken us back to the pre-British Raj, to the pre-colonial era. And no, I'm not joking. I'm not being sarcastic either. The average middle class income as a base is 2.6 lakhs a year, which roughly translates to about 20,000 per month. Now, this makes the share of middle class income in the national income at levels one had seen in 1820, which is the pre-colonial era, the pre-British Raj. The rich are richer than in 1820. The poor, of course, have sunk deeper into poverty, but this government clearly doesn't care. Another important analysis is that India pays its workers the lowest anywhere in the world, skilled or unskilled. The ILO data shows that the average hourly wage of an Indian worker is 5th lowest in the world, and someone who has a fancy high degree and is doing a skilled job is being paid the world's 7th lowest wages. Now, an interesting analysis that I came across is what is middle class India spending on, and this is an eye-opener. A decade back, the largest share of urban households, apart from the food expense, was on education. Today, the largest expense apart from food is on transportation, just to get from one place to the other. That gives you a sense of how steeply priced fuel prices are in this country. Middle class India is also increasingly saving less and borrowing more. They're in higher debt. Indian household saving in fiscal year 2012 was 8 times of their debt. Today, the household savings is just 4 times of their debt. It's almost halved. An interesting factoid, and this is something that I came across and I thought one should share here, is how long would it take to pay for a house, a car and an iPhone? Now let's look at house prices. If average income is 22,000 rupees, a house in Delhi for instance, the average price would be 10,000 square feet. You buy a basic unit of 1,000 square feet, it will cost you 1 crore rupees. It takes about 38 years of your salary
to pay for that house. You buy a car, an average car price 13 lakh rupees. It will take 5 years of your salary to pay for that car. And an iPhone. And no, I'm not talking about the fanciest, most expensive version. Let's look at the cheapest iPhone available in the market. I think it's at about 60,000 rupees. It will take 3 months of your salaries to cover that cost. That's how pitiable the situation of middle class India is. And which is why you see the government talk about every other thing other than economy, other than jobs, other than wages, because this is all weapons of mass distraction. फ्यूल प्राइसेस, किराने का सामान, एलपीजी, बिजली और रोज़ाना ज़रूरी वस्तुएं अब अनअफोर्डेबल बन रही हैं। घर का किराया और स्कूल फीस मंथली इनकम को ख़त्म कर रही है। पिछले एक साल से फ्यूल प्राइसेस 92 से 110 रुपीज़ पर लीटर पर स्थिर है। भाजपा सरकार के शासनकाल में आपका मासिक राशन आपके हाथ से फिसला जा रहा है और इसके चलते एक मध्यम वर्ग जो 2014 से पहले जितना राशन खरीदता था, आज मतलब कि 2025 में उसका आधा भी नहीं खरीद पा रहा है। 2024 में भारत के फूड इन्फ्लेशन औसतन 8.4% होगी, जो 2014 में 7% से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, और फरवरी 2025 में करंट फूड इन्फ्लेशन रेट 3.75% है। रसोई के लिए एलपीजी सिलेंडर अब एक लग्जरी बन गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो 2013 में 400 रुपए का बिकता था, अब 2025 में 803 रुपये 803 में बिक रहा है। दरें लगभग 1100 रुपये तक पहुंच गई थी, लेकिन करंटली इसकी कीमत को घटाकर 803 रुपये कर दिया गया है। 2013 में भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 895 रुपीज़ थी। वर्तमान में यह कलकत्ता में 1913, मुंबई में 1755 और चेन्नई में 1965 रुपये की दर से बिक रहा है। मध्यम वर्ग का अधिकांश हिस्सा जीवित रहने के लिए होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड डेब्ट में फंसा हुआ है। कई लोग पुराने लोन का भुगतान करने के लिए नए लोन ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक टेम्पररी मीडियम है, ये ज़्यादा नहीं चलता। मध्यम वर्ग को 15 से 25 साल पहले खरीदे गए घर या फ्लैट की कीमत का 2 गुना भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने ब्याज दर इस तरह से तय की है कि 15 से 25 साल की अवधि में लोन की अवधि आपके घर या फ्लैट के आज की कीमत के अनुसार होगी, बराबर होगी। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको पता चलेगा कि एक मिडिल क्लास अपने 1 साल की सैलरी, अपने 1 साल की जॉब में से सिर्फ 7 महीने ही कमाता है। बाकी के 5 महीने की कमाई तो सरकार की जेब में ही चली जाती है। एक मिडिल क्लास अब आधिकारिक तौर पर हैंड टू माउथ वाला वर्क बनकर रह गया है। इसका मतलब है कि उनके पास भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन अनअफोर्डेबल है, जिसके कारण माता पिता को भारी एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस परिवारों को कंगाल बना रहे हैं और उन्हें एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस असिस्टेंस भी नहीं मिलती। बुनियादी ढांचे की कमी, खराब टीचिंग क्वालिटी और जीरो अकाउंटेबिलिटी सरकारी स्कूल उन लोगों के लिए अब लास्ट ऑप्शन बन गए हैं जो प्राइवेट एजुकेशन के खर्चों को अब नहीं उठा सकते हैं। टीचरों को कम वेतन दिया जाता है, वे या तो अनट्रेंड हैं या तो स्कूल में कभी आते ही नहीं, तथा पुराने क्यूरिकुलम और इनएडिक्वेट फैसिलिटी के कारण स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। एक्सेसिव ट्यूशन फीस, मनमाने चार्जेस और मैंडेटरी डोनेशन ने स्कूल एजुकेशन को एक प्रिविलेज ऑफ द एलिट बना दिया है, मतलब कि अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार बना दिया गया है। सरकार पॉलिटिकल प्रोपोगंडा पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती। प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, जिससे वो पेरेंट्स को खुलेआम लूट रहे हैं। कुछ सबसे अच्छे कारण ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर्स खुद अपने एरिया में महंगे स्कूल चला रहे हैं, तो सरकार क्यों दखल दे भला। हायर एजुकेशन, सरकारी यूनिवर्सिटी में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस डिग्री के लिए लाखों रुपए लेते हैं और फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं मिलती। 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट के अड्डे बन गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल लग्जरी होटल बन गए हैं, जहां पेशेंट से हर छोटी मोटी सेवा के लिए औकात से बाहर पैसे लिए जा रहे हैं। और मेडिकल इमरजेंसी मतलब मिडिल क्लास का दिवालियापन। इंश्योरेंस कंपनियों को बढ़े हुए बिल का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अगर आपके पास बीमा नहीं है तो बुनियादी इलाज का खर्च उठाने के लिए एक मिडिल क्लास अपनी संपत्ति भी बेचने के लिए मजबूर है। जरूरी इलाज पर लाखों खर्च होते हैं, जिससे मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच से बाहर हो जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल चार्जेस या इंश्योरेंस धोखाधड़ी पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जिससे लोगों को महंगी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज कभी जरूरतें हुआ करती थी, लेकिन आज वो बस अमीरों के लिए एक प्रिविलेज है। खरीदना मानो अब दूर का एक सपना हो गया है। बिना बिके एक फ्लैट यूनिट की संख्या में सालाना 4% की कमी आई है, जो कि 2024 क्वार्टर 1 के अंत में लगभग 5,80,000 यूनिट से 2025 क्वार्टर 1 के अंत तक 5,59,000 यूनिट हो गई है।
बिना बिके इन्वेंट्री में कमी के बावजूद 2025 क्वार्टर 1 में एक नए लॉन्च 1 लाख के आंकड़ों से ऊपर है। घर खरीदना कभी जीवन का लक्ष्य हुआ करता था, अब ये सिर्फ एक सपना ही है। रुपए की गिरती हालत को देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महीने दर महीने रेपो रेट को बढ़ा रही है। होम लोन की ब्याज दरें आसमान छू रही हैं, जिससे ईएमआई जीवन भर के लिए एक फाइनेंशियल ट्रैप बन गई है। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन इनकम स्टैग्नेंट है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को या तो हमेशा के लिए किराए के घर में रहना पड़ेगा या बड़े पैमाने में घर खरीदने के लिए लोन। बिल्डर 80 to 90% एडवांस पेमेंट मांगते हैं, बैंक भारी ब्याज वसूलते हैं और सरकार प्रॉपर्टी खरीदने पर भारी टैक्स लगाती है। कार नहीं, बाइक नहीं, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल हो रही है। कभी मध्यम वर्ग के लिए कार का मालिक होना एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, अब यह एक अनअटेनेबल लग्जरी बनकर रह गई है। सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के मंथान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि कार खरीदने के लिए एक व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कार खरीदते समय खरीदारों को 28% जीएसटी, 20% सेस, टीसीए यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चार्जेस, बीमा और 8 to 12% रोड टैक्स का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, जिससे रोजाना ट्रैवल करना भी फाइनेंशियल बोझ बन गया है। कारों को भूल जाइए, कीमतों में बढ़ोतरी और लोन रिजेक्शन के कारण स्कूटर या बाइक खरीदना भी अब एक लग्जरी माना जा रहा है। स्मॉल बिजनेस शुरू करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, टैक्सेशन हाई है और रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मोदी सरकार अदानी और अंबानी को इस हद तक खुश करने में लग गई है कि उसने पूरी तरह से एसएमई और एमएसएमई को बर्बाद और खत्म कर दिया है। बैंक बड़े कॉर्पोरेट्स का पक्ष लेते हैं, जबकि स्मॉल बिजनेस के मालिक लोन पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, फंडिंग की कमी और भारी जीएसटी के बोझ ने एक एंटरप्रेन्योर के सपनों को मार दिया है। परिणाम, जॉब क्रिएट नहीं हो रहे, इनोवेशन मर रहा है और अर्थव्यवस्था पीड़ित है। सेविंग्स, ये क्या होती है? इनकम का 95% हिस्सा ईएमआई, लोन, किराए और रोजाना खर्चों में खर्च होने के कारण सेविंग्स एक मजाक बन के रह गई है। इमरजेंसी फंड्स का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। रिटायरमेंट प्लानिंग भी अब एक मजाक है। मध्यम वर्ग के परिवार प्रेजेंट में जीवित रहने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो फ्यूचर की तो बात ही छोड़िए। जब मध्यम वर्ग घर खरीदने का रिस्क नहीं उठा सकता, छोटा बिजनेस शुरू नहीं कर सकता और फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी नहीं कर सकता, तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? जिस देश में समाज की रीढ़ फाइनेंशियल रूप से टूटी हुई है, वह इकोनॉमिक कोलैप्स से कैसे बच सकती है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, लेकिन मध्यम वर्ग कुचला जा रहा है। अरबपति टैक्स छूट और सरकारी लाभ का आनंद ले रहे हैं। बड़ी कंपनियां और अरबपति कंपनियों का फायदा उठाकर लो प्रॉफिट डिक्लेयर करके या विदेश में धन भेजकर बहुत कम या बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। राजनेताओं और उद्योगपतियों को भारी टैक्स गेन, सब्सिडी और बेल आउट मिल रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को सरकार से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती और वो टैक्स के समंदर में डूबा जा रहा है। अमीर लोग अपना पैसा स्विस बैंकों या फिर टैक्स हेवन कंट्रीज में छिपाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग पर मंथ 1000 रुपीज बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। गरीबों को सब्सिडी से खुश किया जा रहा है। उनको फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री मेडिकल सर्विस, फ्री एजुकेशन और यहाँ तक कि सीधा कैश का लाभ भी मिल रहा है। मध्यम वर्ग को कोई सरकारी योजना नहीं मिलती, कोई सब्सिडी नहीं, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बस बेलगाम और एंडलेस टैक्स। उन्हें अगर कुछ गिफ्ट में मिलता है तो वो है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग का रबर स्टैम्प। कमाए गए हर रुपए पर टैक्स चुकाने के बावजूद मध्यम वर्ग के परिवार अभी भी डेली एसेंशियल्स पर जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। इसे कहते हैं 2 गुना लगाम, मतलब डबल टैक्सेशन। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई इनकम ग्रोथ नहीं, बस एंडलेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, बड़े पैमाने पर जॉब लेऑफ्स, स्टैग्नेंट इनकम, आसमान छूती महंगाई और खर्चे पर खर्चे मध्यम वर्ग के परिवारों को फाइनेंशियल बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। जबकि अरबपति की कुल संपत्ति हर कुछ वर्षों में डबल हुए जा रही है। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच का अंतर अब एक बड़ी खाई जैसा बन गया है। आईटी और स्टार्टअप में ले ऑफ का मतलब है कि कई लोग नौकरी खो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना लोन चुका रहे हैं जब तक कि उनकी सेविंग्स बची हुई है, फिर वो भी डिफॉल्ट के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अमेज़न ने मार्च 2025 में 14,000 मैनेजरों को नौकरी से निकाल दिया। मेटा 3600, HP 2000 और नवंबर 25 तक कुल 9000 नौकरियों में कटौती करने की योजना HP कर रहा है। 28 फरवरी 2025 तक उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अनुसार लगभग 35,567 MSME चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बंद हो चुके हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद से कुल 75,082 MSME बंद हो गए हैं। इनकम स्टैग्नेंट
स्टेगनेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, जिससे एक मध्यम वर्ग के पास जीरो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रही है। इससे आर्थिक मंदी पैदा हो रही है, जिसका सीधा असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ रहा है। स्टार्टअप या तो बंद हो रहे हैं या तो विदेश जा रहे हैं। दुबई, सिंगापुर और अमेरिका जैसी कंट्रीज टैक्स प्रॉफिट, फास्ट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और लेस रेगुलेशंस प्रदान करते हैं। कई भारतीय स्टार्टअप भारत में ऑपरेशंस जारी रखते हुए विदेश में एस्टेब्लिशमेंट करना चुन रहे हैं। ऑफिस का किराया, लेबर कॉस्ट और इन्फ्लेशन में उछाल से बिजनेस चलाना महंगा होता जा रहा है। भारतीय कानून और कंप्लायंस की कॉस्ट दुबई, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो अब क्या? फ्यूचर जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो जरूर दिया था और वादा भी किया था, पर हकीकत में सबका सत्यानाश और सबका विनाश है। जबकि अरबपति टैक्स में झोल कर रहे हैं, मध्यम वर्ग अपने बच्चे की स्कूल फीस या मेडिकल बिल के बीच के प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, स्टेगनेंट इनकम और लोन रीपेमेंट का मतलब है कि लोग खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक का पहिया मानो रुक सा गया है। भारतीय मध्यम वर्ग एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स और रियल एस्टेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो मांग गिर जाएगी, इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होने लगेंगे और बिजनेस प्रॉफिट से लॉस में और फिर हमेशा लॉस में ही रहेंगे। यदि मध्यम वर्ग निवेश करना बंद कर देता है तो बैंक और बाजार संघर्ष करेंगे और आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। एज ए रिजल्ट कम बचत होगी। मिडिल क्लास अब म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बिजनेस में निवेश नहीं कर रहे। कोई भी देश अपने मध्यम वर्ग को कुचलते हुए प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब जब मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा या जाता रहेगा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बनी रहेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा। अगर हमारे महापुरुष ग्रेट ग्रीन कार्नेशन ऑफ गॉड मतलब आदरणीय श्री मोदी जी वाकई में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो उन्हें मध्यम वर्ग पे फोकस करना पड़ेगा। याद रखें, मिडिल क्लास सरकार की कोई एटीएम मशीन नहीं है। इन लोगों ने अपनी मेहनत से इस देश का निर्माण किया है। अब उनके साथ डिस्पोजेबल टैक्स पेयर्स जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मध्यम वर्ग खत्म तो भारत की अर्थव्यवस्था भी खत्म। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके एक लाइक करने से यूट्यूब को ये पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं एक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।